हमास का अटैक, वजह क्रैक दिखाएंगे आपको, चर्चा करेंगे, रिपोर्टर्स से जानेंगे कि क्या है हालात और आगे युद्ध में क्या होने वाला है। लेकिन उसके पहले देख लीजिए 4 बजे की 40 खबरें। आज महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मोदी। महाराष्ट्र को 7500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। शाम को जाएंगे गोवा पीएम मोदी। पीएम मोदी ने शिरडी के साईं बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी साथ नजर आए। ईडी की छापेमारी पर सीएम गहलोत ने उठाए सवाल। कहा, हरियाणा मध्य प्रदेश में क्यों नहीं जाती है ईडी? एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। एक्शन मोड में ईडी। वैभव गहलोत से कल पूछताछ करेगी ईडी। फेमा केस में ईडी ने समन भेजा है। वैभव गहलोत बोले, जब चुनाव आते हैं तब उन्हें याद आती है। राजस्थान में ईडी का बड़ा एक्शन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर ईडी की कार्रवाई। पेपर लीक मामले में छापेमारी कर रही है ईडी। राजस्थान में अलग अलग जगह पर ईडी की छापेमारी। सीकर दौसा में पेपर लीक मामले को लेकर कार्रवाई। ईडी के एक्शन को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बताया राजस्थान चुनाव में बीजेपी का आखिरी दांव। कहा, चुनाव आते ही ईडी सीबीआई आईटी का इस्तेमाल शुरू कर देती है बीजेपी। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी सांसद दिया कुमारी का पलटवार। कहा, जांच एजेंसी बीजेपी के कंट्रोल में नहीं। पेपर लीक मामले में गोविंद डोटासरा का हाथ है, इसलिए हुई है कार्रवाई। राजस्थान में कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई का विरोध। जयपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला कार्यकर्ताओं संग धरने पर बैठी हैं। पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के घर पर ईडी की छापेमारी। कथित राशन घोटाला मामले में ईडी ने छापा मारा है। ममता सरकार के मंत्री के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर बोली टीएमसी। कहा, यह सिर्फ बदले की राजनीति है। पर्चा भरने से पहले कमलनाथ का शक्ति प्रदर्शन। छिंदवाड़ा में रोड शो में समर्थकों की भारी भीड़। एबीपी न्यूज से बोले कमलनाथ, जनता को बीजेपी मंजूर नहीं, इस बार कांग्रेस की बनेगी सरकार। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने किया नामांकन। इस दौरान पार्टी के नेता और समर्थक रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के गुना की राघवगढ़ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जयवर्धन सिंह ने नामांकन किया। जयवर्धन के नामांकन के दौरान उनके पिता दिग्विजय सिंह भी वहां मौजूद रहे। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव को चुनाव आयोग ने बनाया नेशनल आइकॉन। लोगों को वोटर एजुकेशन और मतदान के लिए जागरूक करेंगे राजकुमार राव। महुआ मोइत्रा मामले में एथिक्स कमेटी की जांच जारी। महुआ पर पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगा है। निशिकांत दुबे एथिक्स कमेटी के सामने अपना बयान दर्ज करवाने पहुंचे। कहा, हर सवाल का जवाब है। तेलंगाना को लेकर आज फिर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। कल 30 प्रत्याशी हुए फाइनल। आज बचे हुए नामों पर मुहर लगेगी। बेगूसराय बवाल के बाद इलाके का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर हिंदुओं को टारगेट करने का आरोप लगाया है। अयोध्या पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने रामलला के दर्शन किए और मंदिर निर्माण का जायजा लिया। फिल्म तेजस का प्रमोशन कर रही हैं। आरटीआई के दायरे में आया वक्फ बोर्ड। राज्य सूचना आयोग का बड़ा फैसला। उत्तराखंड में मस्जिद, दरगाह और मदरसों को भी देनी होगी सारी आय और संपत्ति की जानकारी। पोल्यूशन कंट्रोल के लिए आज से दिल्ली में रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान। आईटीओ चौराहे से अभियान की शुरुआत। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में संभाजीनगर में मराठा आरक्षण का विरोध करने वालों के खिलाफ प्रदर्शन। शव यात्रा निकालकर विरोध जताया गया। मुंबई में एक वकील की बिल्डिंग के बाहर खड़ी 3 कारों में तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। वकील ने किया था मराठा आरक्षण का विरोध। बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव से रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार। गुजरात के वडनगर से हुई गिरफ्तारी। 1 करोड़ की रंगदारी मांगी। महाराष्ट्र के नागपुर में अमरावती राजमार्ग छात्रों ने किया जाम। छात्रों के लिए परिवहन निगम की नहीं रुकती बसें, इसलिए छात्र हैं गुस्सा। मुंबई से बीड़ आ रही बस हादसे का शिकार हुई। 6 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। बस में सवार थे 45 से 50 यात्री। पंजाब के लुधियाना में गारमेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिल होने पर यात्रियों ने हंगामा किया। तकनीकी खराबी के चलते फ्लाइट कैंसिल हुई। हमास का अटैक, वजह क्रैक। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन अब शुरू होगा। यूएस इजराइल की डील होश उड़ा देगी। अमेरिका का चक्रव्यूह,
ईरान तो फंस गया। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और अब वक्त है बड़ी खबर की डिटेल में पड़ताल का। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन क्यों नहीं अब तक हो पाया है? आखिर क्या बात है कि इजराइल की मजबूत फोर्स बॉर्डर पर तोप टैंक लेकर तैनात है मगर अंदर जाकर हमास के आतंकियों को खत्म नहीं कर पा रही है? इसकी वजह मिल गई है, हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने हमास के अटैक को लेकर क्या नया शिगूफा छोड़ दिया है। हमारे साथ दो जाबाज रिपोर्टर होंगे जो इजराइल के ग्राउंड जीरो से अभी वापस लौटे हैं। डिफेंस एडिटर आशीष सिंह होंगे और पॉलिटिकल एडिटर अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। इसके अलावा फॉरेन अफेयर्स एडिटर आशीष कुमार सिंह भी मेरे साथ है, वो भी आपको विंडो में दिख रहे हैं। आप तीनों से जानने की कोशिश होगी कि ये जंग किस ओर करवट लेती दिख रही है। बुलेटिन की शुरुआत करता हूं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है, इजराइल हमास जंग अभी नहीं रुकेगी। रॉयटर्स के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। अमेरिका के खिलाफ यूएनएससी में रूस और चीन थे। युद्ध विराम के प्रस्ताव पर रूस चीन का वीटो है। रूस का प्रस्ताव भी यूएनएससी में खारिज हो गया है। यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि रूस का जो प्रस्ताव था यूएनएससी में वो खारिज हो गया है। युद्ध विराम के प्रस्ताव पर रूस और चीन ने वीटो लगा दिया है। युद्ध विराम का प्रस्ताव आया था अमेरिका के खिलाफ, लेकिन यूएनएससी में रूस और चीन ने वीटो लगा दिया। अमेरिका यह प्रस्ताव लेकर आया था ताकि लोगों की सहायता हो सके और युद्ध विराम हो सके, लेकिन वीटो लगा दिया है चाइना और रशिया ने। आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, जब सारी दुनिया ही शांति चाहती है, सुकून चाहती है, जंग नहीं चाहती है, तो जब अमेरिका ऐसा प्रस्ताव लेके आया था तो क्या कारण था कि इन लोगों ने वीटो लगा दिया? देखिए, बिल्कुल इनकी आपसी प्रतिस्पर्धा अब खुल करके सामने आ रही है और कनाइवेंस भी बिल्कुल खुल करके विवेक साफ दिख रहा है कि किस तरह से रशिया और चाइना पर्दे के पीछे से हमास को और पैलेस्टाइन को इसमें बैकअप करता रहा है। नॉट जस्ट देम, ईरान को भी बैकअप करता रहा है। और इसी वजह से जब अमेरिका इतनी बड़ी पहल कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से सिविलियंस तक ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचे और किसी तरह युद्ध विराम हो, रशिया और चाइना चाहते हैं कि जो इलाका है वो डिस्टर्ब्ड रहे और उनका स्वामित्व जो है वो कायम किसी तरह से वहां पर बना रहे, उनके वर्चस्व बना रहे। और शायद यही वजह है जो अल्टीरियर मोटिव्स हैं उनके, उसको देखते हुए उन्होंने अमेरिका की इस बड़ी पहल पर अपना वीटो लगाया है। और हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि पहले भी खुल करके अमेरिका ने, इजराइल ने आरोप लगाया था कि रशिया और चाइना उस तरह का कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। इसमें देर बाई हिंटिंग कि किस तरह से इस पूरे अटैक के पीछे उनका हाथ कहीं ना कहीं जरूर रहा होगा। और अब जो यूएनएससी में उन्होंने ये कदम उठाया, उससे और भी ज्यादा मुझे लगता है कि वर्ल्ड के सामने, दुनिया के सामने रशिया और चाइना दो महाशक्तियों का टकराव है। एक अमेरिका और चाइना, और इजराइल को लेकर वो खेल रहे हैं एक दूसरे के माथे पर। आगे एक और बड़ी खबर आ रही है, खाड़ी देशों में अमेरिका की हलचल बढ़ गई है। अमेरिकी सैनिकों पर हमले के बाद एक्शन हुआ है। फाइटर जेट F-16 को अमेरिका ने तैनात किया है। पहले से अमेरिका के 2 परमाणु एयरक्राफ्ट वहां तैनात है। 2000 यूएस सैनिक भी इजराइल भेजा गया है। इजराइल में 2000 अमेरिका के सैनिक हैं, 2 परमाणु एयरक्राफ्ट तैनात हैं और फाइटर जेट F-16 को अमेरिका ने वहां तैनात कर दिया है। आशीष सिंह डिफेंस एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, ये जो खबर है कि पहले से वहां पर तैनात तो थे ही उसके हथियार, 2000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, तो क्या यह सोचा जाए कि अमेरिका दोनों साइड से खेल रहा है? एक और वो शांति का प्रस्ताव ले आता है यूएनएससी में और दूसरे ओर अपने हथियार और ज्यादा बढ़ा देता है इजराइल की ओर से। देखिए, अमेरिका का इंटेंशन साफ है कि इजराइल और हमास के बीच में जिस तरह से 7 अक्टूबर के बाद में एक जंग शुरू हुई है वो वहीं तक रहे। उस बीच में अमेरिका आने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता और चाहता है कि इनडायरेक्टली तौर से कि इजराइल अपना बदला या फिर जो कार्रवाई है वो पूरी कर ले। लेकिन अमेरिका की चिंता ये है कि इजराइल और हमास से ये बढ़कर बाहर मिडिल ईस्ट में और विशेष तौर पर ईरान और लेबनान जैसे देश उसमें किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर ले, क्योंकि ऐसे में होगा ये कि ये जो जंग है वो थोड़ी फैल जाएगी और उसका असर काफी ज्यादा पड़ेगा। और इसी वजह से एक प्रिवेंटिव डिप्लॉयमेंट जिसे कहते हैं, देखिए यूएसएस ड्वाइट आइजनहावर, उसके अलावा यूएसएस जेराल्ड फोर्ड जो कि विश्व का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स, यानी कि आप मान के चलिए कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा वॉरशिप्स इस समय इजराइल के ठीक बगल में
भूमध्य सागर में है और उस पर अगर आप नंबर्स देखेंगे तो लगभग 12,000 सैनिकों का नंबर है। इसके अलावा F-16 अब डिप्लॉय किए जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि एक नेक्स्ट लेवल डेटरेंस जिसे कहते हैं मिलिट्री में, कि बाकी देशों को, विशेष तौर पर कल की टर्की के स्टेटमेंट के बाद में कि हमास एक आतंकवादी ग्रुप नहीं है, एक लिबरेशन ग्रुप है, इसी वजह से अमेरिका को लग रहा है कि शायद कुछ और देश इस तरह से इस सिचुएशन का फायदा जरूर उठाना चाहेंगे, चाहे वो टर्की हो या फिर ईरान। ऐसे में उन्होंने एक नेक्स्ट लेवल, एक एक्स्ट्रा लेवल डिप्लॉयमेंट की है। और F-16 जो कि अमेरिका के कई बेसिस हैं, विशेष तौर पर सीरिया और आसपास, फायदा उठाने का जिक्र कर रहे हैं, उसी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ रही है। इसमें अमेरिका का फायदा है। F-16 की तैनाती से पहले यूएस इजरायल में एक डील हुई थी। इजरायल ने गाजा के ग्राउंड ऑपरेशन को टाला था। यूएस ने इजरायल से ऑपरेशन टालने की अपील भी की थी। यूएस सैनिकों की हवाई सुरक्षा की तैयारी करनी थी, मिसाइल रॉकेट से यूएस सैनिकों का बचाव करना था, इसलिए गाजा का जो ग्राउंड ऑपरेशन था यह टाला गया था। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, दोनों आपस में इस युद्ध में, मतलब वो कह सकते हैं कि मिलकर खेल रहे हैं कि इनको अपने सैनिक बचाने हैं, तो उसने ग्राउंड ऑपरेशन टाल दिया। और भी क्या कारण है जिसकी वजह से 7 तारीख से ये जंग शुरू हुई थी और ग्राउंड ऑपरेशन ये टलता आ रहा है, बताएं। कई फैक्टर हैं, एक यही फैक्टर नहीं है कि अमेरिका का ही उसमें इंटरेस्ट है इसलिए वो टलता आ रहा है, उसमें इजराइल का भी इंटरेस्ट है। और देखिए, एक बड़ी बात है कि कोलेटरल डैमेज वहां अवॉइड करना है और वो एक बड़ी चुनौती है इजराइल के लिए। एक बड़ी चुनौती, जो बंधक हैं वो बड़ी चुनौती हैं, जो सिविलियन हैं अभी भी, वो जो कहा था बेंजामिन नेतन्याहू ने कि सिविलियंस उत्तरी गाजा से चले जाएं दक्षिण की ओर, वो खान यूनुस की ओर चले जाएं, राफा के पास चले जाएं, जो मिस्र का बॉर्डर है, वो अभी उस लिहाज से नहीं हो पाया है। वहां कई सारे हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें अभी ऐसी हैं जो कि इजराइल को ये फुल स्केल ग्राउंड इन्वेजन करने से रोकती हैं। और मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं, जो कि एक अनिवार्यता है। इजराइल में आप किसी से बात करेंगे, डिप्लोमेट से बात करेंगे, आईडीएफ से बात करेंगे, वो क्लियर कह रहे हैं कि ये तो करना ही करना है, ना करने का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन करने से पहले इतना इंश्योर कर लेना है कि उसका कोलेटरल डैमेज कम से कम हो और जो उसके जो मानवीय कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो बंधक वहां पर हैं, उनको किस तरह से इजराइल उसको किस तरह से मिनिमाइज, उस डैमेज को मिनिमाइज कर सके। और जाहिर सी बात है, अमेरिका एक प्लेयर है तो अमेरिकी इंटरेस्ट का भी ख्याल रखना होगा। तो ये कई सारे उसमें फैक्टर काम कर रहे हैं, ये भी काफी अहम कारक हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लीजिए, वो आ रही है मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तैयारियों के बाद एक बड़ी खबर यह है कि इजरायल ने गाजा में घुसकर मारना शुरू कर दिया है। उत्तरी गाजा में हमारे सैनिक टैंक और तोप घुसे हैं, यह कहना है आईडीएफ का, इजरायली डिफेंस फोर्सेस का। आतंकी ठिकाने तबाह करके टुकड़ी वापस लौटी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने यह बयान दिया है। उत्तरी गाजा, जिसको हमेशा से खाली कराने की बात कही जा रही थी, वहां कई हमले भी हुए और वहां पर अब आईडीएफ का कहना है कि टैंक तोप सब घुसे और तबाह करके टुकड़ी वापस लौट आई है। इजरायल ने गाजा में घुसकर अब मारना शुरू कर दिया है। आपको यह बता दें कि अब क्या एक्शन हुआ है। इजरायली टैंकों की टारगेट रेड और क्या थी लोकेशन, ये भी हम आपको बता दें कि उत्तरी गाजा पट्टी में टैंक घुस गए थे। क्या क्या तबाह किया? कई आतंकी ठिकाने तबाह किए, एंटी टैंक मिसाइल पोस्ट उसके तबाह कर दिए गए। अपने इलाके में अब इजरायली सैनिक लौट आए हैं। ये तबाही करने के बाद उनका बयान भी आया है। किस तरह से तबाही मची, वो काफी विध्वंसक थी। तस्वीरें आपके सामने तो आ ही रही थी, ये तस्वीर भी देख लीजिए, कैसे गाजा बॉर्डर पर इजरायली टैंक जो है वो घुस रहे थे और किस तरह से तबाही मचा रहे थे, किस तरह से कर रहे थे बर्बादी, उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। यहां आपको ये जो हाईलाइटेड एरिया है, इसमें आपको टैंक दिख रहे होंगे। ऑपरेशन के दौरान टैंक आते हैं और लगातार वहां करते हैं बमबारी, लगातार जो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए जाते हैं और उसके बाद तबाह हो गया पूरा इलाका। कई तस्वीरें आई और डरावनी तस्वीरें थी, वो बर्बादी की तस्वीरें थी। ये एक्शन की तस्वीरें देखिए, कैसे हमास आतंकियों के पोस्ट को तबाह किया था इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, उसकी तस्वीर भी देख लीजिए आप। और ऐसे ही बर्बादी हुई। ये तो वो तस्वीरें हैं, आप सोचिए जब सामने से कुछ दिखता होगा या फिर दूसरी तस्वीरें होगी, वो कितनी खतरनाक होगी। ऐसे ही लगातार 7 तारीख से जो जंग शुरू हुई थी वो अभी भी जारी है, बर्बादी लगातार जारी है। अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हमास के हमले पर यह बहुत बड़ा खुलासा है। ईरान के कुर्द सैनिकों ने हमास को दी थी ट्रेनिंग। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। 500 आतंकियों को कुर्द फोर्सेस ने ट्रेनिंग दी थी। ये जो अखबार है उसने खुलासा किया है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। 7 अक्टूबर के अटैक से
ठीक पहले ट्रेनिंग दी गई थी। 7 अक्टूबर के अटैक से ठीक पहले दी गई थी ट्रेनिंग। वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह खुलासा है। अभिषेक, ये भी बहुत बड़ा खुलासा है और इसकी आशंका तो जताई जाती रही है, तो क्या इसमें और यह बात खुलकर सामने आई है कि ईरान पहले से भी ट्रेनिंग देता रहा है? ये एकदम क्लियर है कि ये इतना बड़ा अटैक हमास के बस की बात नहीं थी। ये तो एकदम क्लियर है, क्योंकि अगर हमास के ही बस की बात होती तो हमास का तो जब से गाजा पट्टी का कब्जा किया हमास ने, तब से उसका इकलौता मकसद यही है कि इजराइल को खत्म करना, इजराइल पे अटैक करना, लेकिन आज तक नहीं कर सका है। तो ये इसके पीछे की कहानी ही ईरान की ओर ले जाती है कि ये पूरी ट्रेनिंग देना और ट्रेनिंग के साथ में जरूरी हथियार देना, फाइनेंस देना, ये सारा ईरान का है। और देखिए, ईरान की इजराइल की ओर से ये बातें कही जा रही हैं। मैं जब खुद न्यूयॉर्क में था तो वहाँ के काउंसिल जनरल का मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि एक मीटिंग हुई थी। उन्होंने एक मीटिंग का जिक्र किया था कि उन्होंने ट्रैक किया है, एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में बाकायदा कुछ किरदार थे जिसमें ईरान एक पार्टी था। पूरी प्लानिंग की गई है किस तरह से अटैक किया जाएगा। तो उसी की अलग अलग परतें सामने आ रही हैं और अभी इसकी और परतें सामने आएंगी। देखना ये होगा कि सामने आने के बाद ईरान का रिएक्शन क्या होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। क्या होता है नाम सामने आने के बाद, क्योंकि खुलासा बहुत बड़ा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया है। और इस जंग के बाद, इजराइल हमास जंग के बाद कई शक्तियां आपस में लड़ने भिड़ने भी लगी हैं। इसी बीच एक बड़ा खुलासा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का एक नया तर्क सामने आया है। मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की वजह से हमला हुआ। मिडिल ईस्ट इजराइल में सुधरते संबंध से नाराजगी थी। मिडिल ईस्ट यूरोप गैस कॉरिडोर से हमास परेशान था, यह बाइडेन का तर्क है। बाइडेन ने यह माना है कि इस वजह के पुख्ता सबूत तो नहीं है। क्या कहा है बाइडेन ने, सुनाते हैं आपको। Convinced one of the reasons Hamas attacked when they did, I have no proof of this, just my instinct tells me, is because of the progress we were making towards regional integration for Israel and regional integration overall. And we can't leave that work behind. आशीष कुमार सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष कुमार सिंह, बाइडेन का जो तर्क है उसमें कितनी जान है, और यह भी बताइए कि ये कॉरिडोर क्या है जिसकी वजह से हमास परेशान है? देखिए, G20 के दौरान आपको याद होगा हमारे सहयोगी आशीष ने यह खबर ब्रेक करी थी कि किस तरह से इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप तक जो एक्सटेंडेड रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर बनाने का जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है उसको बाकायदा जो बाइडेन, प्रधानमंत्री मोदी, सऊदी किंग, इन सभी लोगों ने बैठ करके इसका ऐलान किया था। और तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो दूसरे रीजनल फोर्सेज हैं कहीं वो इसको हैम्पर करने, इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो ना करें। देयर बाय जो बाइडेन ने अभी क्लेम किया है कि कहीं ना कहीं हमास का इरादा इसको इंपैक्ट करने का, इसको चोट पहुंचाने का था, शायद इस वजह से यह हमला किया गया है। आप याद करिए, करीबन 4 या 5 दिन पहले जब इजराइल के प्रधानमंत्री संभावना जता रहे हैं, कोई ठोस सबूत नहीं है उनके पास, तो उन्होंने बाइडेन से पहले नहीं, आई एम कमिंग टू इट। मैं आपको यही कह रहा हूं कि इजराइल के प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ने भी ये बात खुल के कही कि हमारे पास इस बात के कॉन्क्रीट साक्ष्य हैं, प्रूफ हैं कि हमास ने जो ये हमला किया है इस पर्टिकुलर कॉरिडोर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए किया है। देखिए, इन चीजों को अभी सामने नहीं रखा जा रहा है। मुझे लगता है कि बहुत सेंसिटिव एविडेंसेस होंगे, लेकिन जब ये खुलासा होगा तो और भी कई आयाम इस युद्ध के जुड़ेंगे और पता चलेगा कि आखिर ये इतना बड़ा हमला क्यों हुआ कि दो अभी भी टकरा रही हैं महाशक्तियां। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।